एवरीवन, वेलकम टू द iTech वर्ल्ड ऑफ एकेट्यू। सो आज DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इसका सब्जेक्ट कोड है BCS501। उसका हम लाए हैं यूनिट 2 का वीडियो। ठीक है, तो यूनिट 1 में हम लोग DBMS के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स पढ़े हुए थे और उसका स्ट्रक्चर, उसके आर्किटेक्चर और बहुत सारी चीज़ें हम लोग DBMS से रिलेटेड उसमें पढ़े हुए थे। और हमने फिर ये भी बताया था कि एक इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है अगर हम DBMS यानी डेटाबेस पढ़ रहे हैं। तो एक ओरेकल का इंस्टॉलेशन या MySQL का इंस्टॉलेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे किसी सिस्टम को यानी ओरेकल को, जो हमारा सबसे लेटेस्ट मॉडल है 21C एक्सप्रेस एडिशन, जो कि पेड नहीं है, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे सेटअप करेंगे हमारे लैपटॉप में। आज हम उस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग डेटाबेस यानी डेटाबेस को स्टोर कर मतलब डेटाबेस पे जहाँ क्वेरी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और ओरेकल 21C एक्सप्रेस एडिशन को कैसे डाउनलोड करेंगे। और एक बात का याद रखें कि ये पेड नहीं है, 21C एक्सप्रेस एडिशन ये पेड नहीं है। तो हम लोग सीधा जाएंगे अपने वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पे हम लोग लिखेंगे ओरेकल और 21C एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड। ठीक है, जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद हम लोग को जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, इसको क्लिक कर देना है तो ये सीधा डाउनलोड होने लगेगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा सीधा हम लोग जाएंगे फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ में कुछ ऐसा दिखेगा। हम इसको एक्सट्रैक्ट टू ऑल कर देंगे। जब एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो हम लोग के पास ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कुछ आने के बाद हम लोग setup.exe को जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेटअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सेटअप होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ जब सेटअप हो जाएगा तो हम लोग सिंपली सब कुछ क्लोज करके हम लोग फिर जाएंगे उसमें। ठीक है, यहाँ सर्च करेंगे SQL प्लस। ठीक है, SQL प्लस को खोलेंगे और जब सेटअप के दौरान आप याद रखेंगे कि हमारा यूज़र नेम जो है वो हमेशा सिस्टम होगा। ठीक है, हमारा यूज़र नेम हमेशा सिस्टम होगा और पासवर्ड सेटअप के दौरान आपको पासवर्ड हमेशा पूछेगा और पासवर्ड हमें मस्ट है कि हमेशा याद रखना है। ठीक है, पासवर्ड हमारा एक की है यानी चाबी है SQL को खोलने के लिए। जैसे ही हम पासवर्ड लिख देंगे और इंटर मारेंगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन रिलीज 21। ठीक है, आ गया। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेरी लिख के चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेरी हम लोग लिखेंगे क्रिएट, कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, इसमें कोई ऐसा केस नहीं है मतलब। ठीक है, और फिर हम लोग इसमें कुछ क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल, ठीक है, स्टूडेंट और फिर हम लोग इसमें रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर नंबर को हम लोग असाइन कर देते हैं 5। ठीक है, रोल नंबर को 5 असाइन कर दिए और नेम लिखते हैं। ठीक है, नेम में हम लोग उसकी कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं वैर कैर। ठीक है, और इसका वैल्यू लिखते हैं 20। ठीक है, और फिर हम लोग इस ब्रैकेट को क्लोज करके इसमें सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग उसको लिखेंगे तो एरर आ रहा है हमारे लाइन 1 में, तो हम लोग क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे, रोल नंबर 5, नेम वैर कैर और 20। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यूज मतलब कि एक बार मैंने इसको रन कराया हुआ है। ठीक है, जब हम लोग डेस्क स्टूडेंट लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ओरेकल इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ठीक है, ये 21C एक्सप्रेस एडिशन है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने थ्योरेटिकल पार्ट में। हमने इस वीडियोस में ये भी सीखा कि कैसे हम लोग ओरेकल 21C एक्सप्रेस एडिशन कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाएँ। तो यूनिट 2 का सिलेबस काफ़ी लेंदी है। ठीक है, इसको 9 पार्ट नहीं 10 पार्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है ये। ठीक है, यूनिट 2 में 2 पार्ट्स हैं। पहला SQL भी हम लोग इसके क्वेरीज लिखना सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे, और कुछ हमारे रिलेशन डेटा मॉडल्स हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल आखिर होता क्या है।
रिलेशनल डेटा मॉडल एक तरह का डेटा मॉडल है जो डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। हर टेबल को रिलेशन कहते हैं, ठीक है, और हर टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। ये मॉडल एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के साथ यूज होता है और डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने और क्वेरी लिखने के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। अगर हम और विस्तार रूप में बात करें तो रिलेशनल डेटा मॉडल एक पॉपुलर मेथड है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटाबेस में। इस मॉडल में डेटा को टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर टेबल्स को रिलेशन कहते हैं, ठीक है, और इसमें रोज जिसको टपल कहलाते हैं और कॉलम्स जिसको हम एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये मॉडल एसक्यूएल डेटाबेसेस जैसे माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल और ओरेकल के फाउंडेशन को बनाता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन की बात करें तो पहला रिलेशन यानी टेबल एक 2 डायमेंशनल टेबल होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। हर रोज एक यूनिक टपल को रिप्रेजेंट करता है, हर कॉलम से एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है और हर कॉलम के वैल्यूज़ एक स्पेसिफिक डोमेन से आते हैं जैसे इंटीजर, कैरेक्टर्स और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ की कंपोनेंट्स हैं। पहला दूसरा डेफिनेशन देखें, प्राइमरी की और फॉरेन की। एक यूनिक एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूटेड्स का कॉम्बिनेशन जो हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और प्राइमरी की क्या होता है कि एक यूनिक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन जो हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। और फॉरेन की क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट जो एक टेबल के प्राइमरी की को रिफ़र करता है, दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो इसके की कंपोनेंट्स जैसे टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, टपल्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है। और इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखें तो यहाँ पर हमें देखिए दिया गया है स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। तो यहाँ पर देखा जाए रोज़ जिसको हम लोग टपल्स कहते हैं, ये जो रोज़ देख रहे हैं आप इसको टपल्स बोलते हैं। हर रो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है, जैसे शाम का रिकॉर्ड है, ठीक है। और फिर कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कॉलम्स जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम और एज एट्रीब्यूट्स हैं। और प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी है। स्टूडेंट आईडी हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब जैसे कि कोर्स टेबल की बात करें, यहाँ पर हम लोग दूसरे एग्जांपल में आ जाएं तो यहाँ जो कॉलम्स हैं हमारे एट्रीब्यूट्स के जैसे कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स नेम्स, ये एट्रीब्यूट्स हैं। और इसमें फॉरेन की इसकी बात करें तो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट आईडी को रिफ़र करता है। इससे कोर्सेज और स्टूडेंट टेबल्स के बीच रिलेशनशिप मेंटेन रहता है या इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल स्टूडेंट और कोर्सेज टेबल को स्टूडेंट आईडी से लिंक किया गया है। ये फॉरेन की रिलेशनशिप इंश्योर करता है कि डेटा कंसिस्टेंट रहे और डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल्स के टेबल के थ्रू, मतलब हम लोग को देखें अगर रिलेशनल डेटा मॉडल्स टेबल्स के थ्रू डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, प्राइमरी और फॉरेन कीज के थ्रू रिलेशनशिप डिफाइन करता है और एफिशिएंट क्वेरिंग और डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है, एफिशिएंट क्वेरी और डेटा मैनिपुलेशन डिफाइन करता है। और बात करें तो ये मॉडल डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है और डेटा बेसेस को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है। तो ये रहा हमारा रिलेशन डेटाबेस का एक तो ओवरव्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लें कि आखिर होता क्या है। तो अगर हम बात करें एक बार फिर से तो रिलेशनल डेटा मॉडल जो है एक पॉपुलर मेथड है जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटाबेसेस में इस मॉडल में यूज़ होता है। और इस मॉडल में डेटा को टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर टेबल को रिलेशन कहते हैं और इसमें रोज जिसको टपल्स कहते हैं और कॉलम्स जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये मॉडल एसक्यूएल डेटाबेसेस में जैसे माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल और ओरेकल का फाउंडेशन को बनाता है, ठीक है। और ये हमने एग्जांपल भी समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रेंट्स और उसके टाइप्स। अगर हम बात करें कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेसेस में कंस्ट्रेंट्स वो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो रूल्स होते हैं जो डेटा को एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाए रखते हैं। कंस्ट्रेंट इंश्योर करते हैं कि डेटा वैलिड हो और डेटाबेस की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। चलिए इन कंस्ट्रेंट्स के टाइप्स और एग्जांपल्स को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखा जाए तो नॉट नल एक पहला कंस्ट्रेंट है हमारे पास, इसको नॉट नल कहते हैं। अगर इस कंस्ट्रेंट का यूज़ कॉलम को इंश्योर करने के लिए होता है कि वो नल यानी एम्प्टी वैल्यू नहीं ले सकता। एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर आपके पास स्टूडेंट टेबल में नेम कॉलम है
तो नॉट नल कंस्ट्रेंट इंश्योर करेगा कि हर स्टूडेंट का नाम ज़रूरी है। ठीक है, अगर स्टूडेंट टेबल में नेम कॉलम है, ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर हम लोग को ऊपर टेबल दी गई है, जहाँ पर जैसे स्टूडेंट आईडी दी गई है, ठीक है, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट इंश्योर करेगा यहाँ पर कि आपको स्टूडेंट का नाम यहाँ पर ज़रूरी है। वैसे अब हम बात करेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट्स की। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है? ठीक है, तो यूनिक कंस्ट्रेंट इस कंस्ट्रेंट का यूज़ कॉलम में इंश्योर करने के लिए होता है कि हर वैल्यू यूनिक डिस्टिंक्ट हो, मतलब यूनिक हो यानी डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर स्टूडेंट आईडी कॉलम पे, यानी अगर स्टूडेंट आईडी कॉलम पे है, सपोज लीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है और वहाँ यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया गया है। ठीक है, तो डेटाबेस में कोई भी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी नहीं ले सकता। ठीक है, और फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। तो इस कंस्ट्रेंट से कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है जब यूज़र को वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता। अगर एज कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू 18 सेट की गई है, तो अगर कोई एज स्पेसिफाई नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली 18 सेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है? इस कंस्ट्रेंट से इंश्योर होता है कि कॉलम में डाली गई वैल्यूज़ एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर एज कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट है कि एज मोर देन या लेस देन 0, तो कोई भी नेगेटिव एज वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ की कंस्ट्रेंट भी हैं जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की। और चलिए प्राइमरी की को देखते हैं। तो प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर देखे थे हम लोग, स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की है जो हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और बात करें फॉरेन की को, तो फॉरेन की एक कॉलम होता है जो एक टेबल के प्राइमरी की को रिफ़र करता है और दूसरे टेबल के साथ लिंक इस्टेब्लिश करता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो स्टूडेंट आईडी इन कोर्सेज टेबल में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो देख रहे हैं, ये जो कोर्सेज टेबल है हमारे पास, एक फॉरेन की है जो स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी को रिफ़र करता है। ठीक है, अब बात करेंगे फिर हम लोग डोमेन कॉन्स्टेंट्स की। ठीक है, डोमेन कॉन्स्टेंट इस कंस्टेंट से इंश्योर होता है कि कॉलम में डाली गई वैल्यूज़ एक स्पेसिफिक डोमेन यानी एक्सेप्टेबल सेट के अंदर है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे बात करें, एज जो है कॉलम में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्टेबल होता है, निगेटिव नंबर्स नहीं। ठीक है, तो डोमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे आप किसी को बोल दें कि भाई तू -1 सेंटीमीटर खड़ा हो, तो कैसे, मतलब कि वो वैल्यू एक्सेप्टेबल है ही नहीं। आप -1 सेंटीमीटर लाइन नहीं खींच सकते हो, या आप -1 सेंटीमीटर खड़े नहीं हो सकते हो, या फिर -2 ईयर्स का है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो वो डोमेन कॉन्स्टेंट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स की। ठीक है, तो इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स डेटाबेस की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। तो ठीक है, और ये यहाँ कुछ कॉमन टाइप्स हैं जैसे एंटिटी, डिफरेंशियल, डोमेन, की, यूनिक, नल और चेक। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो एंटिटी इंटीग्रिटी क्या करता है? प्राइमरी की को यूनिक और नॉन नल बनाए रखता है। ठीक है, ये एंटिटी का काम है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो स्टूडेंट टेबल में, जैसे हम लोग ऊपर देख रहे थे, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है जो यूनिक और नॉन नल होना चाहिए। ये हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कहता है कि जो हमारा प्राइमरी की को यूनिक और नॉन नल बनाए रखता है। अब हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करता है? फॉरेन कीज़ को इंश्योर करता है कि वो वैलिड प्राइमरी कीज़ को रिफरेंस करें। ठीक है, ये हमारा रेफरेंशियल यानी रेफरेंस करता है। कोर्सेज टेबल में अगर स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है जो स्टूडेंट टेबल को स्टूडेंट आईडी को रेफरेंस करता है। अगर कोर्सेज टेबल में स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 103 ऐड करने की कोशिश की जबकि स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 103 नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को वायलेट करेगा। ठीक है, फिर हम लोग डोमेन इंटीग्रिटी की बात करते हैं। इंश्योर करता है कि डैट वैल्यूज इन अ कॉलम आर वैलिड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड डोमेन, मतलब कि जो हमारा डोमेन इंटीग्रेटर रहता है कि वो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, अगर बात करें एज कॉलम में, डोमेन कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि एज वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जैसे -5 वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैसे हमारे पास की इंटीग्रिटी है। की इंटीग्रिटी बताता है कि प्राइमरी और फॉरेन कीज़ हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी कॉलम हमेशा यूनिक और वैलिड होना चाहिए। और वैसे हम यूनिक इंटीग्रिटी की बात करेंगे तो ये इंश्योर करता है कि स्पेसिफिक कॉलम जो यूनिक है उनमें हर रो की वैल्यू अलग हो यानी डिस्टिंक्ट हो। जैसे ईमेल कॉलम्स पर यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर करेगा
कि कोई भी दो रो सेम ईमेल नहीं रख सकती। अब नल इंटीग्रिटी की बात करते हैं। नल इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि दैट कॉलम्स मार्क्ड हैज नॉट नल हमेशा वैल्यू कंटेन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे बात करें, अगर नेम कॉलम पर नॉट नल कंस्टेंट है तो हर रिकॉर्ड में नेम कॉलम में वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे चेक इंटीग्रिटी क्या करेगा, एंश्योर दैट वैल्यू सेटिस्फाइज स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइंड बाय चेक कंस्टेंट। अगर सैलरी कॉलम पर चेक कंस्टेंट है कि सैलरी जो है हम लोग के पास वो मोर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो निगेटिव सैलरी वैल्यू वैलिड नहीं होंगी। ठीक है, मतलब पहले चेक कंडीशन लगा दी गई है कि सैलरी जो है वो मोर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एंटाइटी इंटीग्रिटी देखते हैं। तो स्टूडेंट आईडी जो है हमेशा यूनिक और नॉन नल यूनिक होना चाहिए, इसको हम लोग एंटाइटी इंटीग्रिटी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डोमेन इंटीग्रिटी क्या है कि एज कॉलम में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, दैट्स कॉल्ड डोमेन इंटीग्रिटी। ठीक है, अब जब कोर्सेज टेबल्स की बात करेंगे तो यहाँ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होगा, यहाँ जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी इन कोर्सेज टेबल को स्टूडेंट टेबल के वैलिड स्टूडेंट आईडी को रिफ़र करना चाहिए। मतलब एक कोर्स आईडी और कोर्स नेम को एक मतलब वैलिड कर रहा है। तो रेफरेंस की बात करें तो कंस्ट्रेंट डेटाबेस की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करता है कि डेटा सही और रिलायबल है। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस में बात करें तो ये जो कंस्ट्रेंट रहते हैं हमारे, ये जो होता है कि इंश्योर करता है कि हम लोग को डेटा रिडंडेंसी और रिलायबल मिले। ठीक है, ये सब अवॉइड करें। ठीक है, अब हमारे पास कुछ की कंस्ट्रेंट है और डोमेन कंस्ट्रेंट है, उसको भी देखते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में कंस्ट्रेंट का यूज़ डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। की कंस्ट्रेंट और डोमेन कंस्ट्रेंट दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो डेटा को मैनेज करने में मदद करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। पहला हमारा की कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है, तो प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, प्राइमरी की जो होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। हर टेबल्स में एक ही प्राइमरी की होता है। एग्जांपल में जैसे हम लोग स्टूडेंट टेबल में देखें तो स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है वो प्राइमरी की है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट आईडी का यूज़ होता है, और कोई भी दो स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकता। रिमेंबर दैट पॉइंट। और फिर बात करेंगे फॉरेन की, तो फॉरेन की एक कॉलम होता है जो एक टेबल के प्राइमरी की को रिफ़र करता है और दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ये फॉरेन की का काम है। अगर कोर्सेज टेबल में हम लोग देखें ऊपर, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी एक फॉरेन की है जो स्टूडेंट टेबल को स्टूडेंट आईडी को रिफ़र करता है। इसका मतलब है कि कोर्सेज टेबल का स्टूडेंट आईडी कॉलम स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट आईडी से लिंक्ड है। इससे इंश्योर होता है कि कोर्सेज टेबल में हर स्टूडेंट आईडी वैलिड हो और स्टूडेंट टेबल में उसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन कॉन्स्टेंट क्या है। डोमेन कॉन्स्टेंट डिफाइन करता है कि एक कॉलम में क्या वैलिड वैल्यूज हो सकते हैं। ये कंस्टेंट इंश्योर कर रहा है कि कॉलम की वैल्यूज़ एक स्पेसिफिक रेंज या सेट के अंदर हो। अगर हम लोग कंस्टेंट देखें, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो एज कॉलम पे डोमेन कंस्टेंट अप्लाई किया गया है जो वैल्यूज़ को स्पेसिफिक रेंज के अंदर लिमिट करता है। अगर स्टूडेंट टेबल में एज कॉलम पे डोमेन कंस्टेंट लगाया गया है जो वैल्यूज़ को इंटीजर्स बिटवीन 18 और 25 तक लिमिट करता है, तो इसका मतलब है कि एज कॉलम में कोई भी वैल्यू 18 से कम या 25 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आप एज कॉलम में 17 या 26 एंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये डोमेन कंस्टेंट वॉलेट होगा। ये डोमेन कंस्टेंट का काम है। ठीक है, मतलब कि उसमें कंडीशन लगा दी गई है कि 18 से 25 के बीच में ही डालना है। अगर 18 से कम डालेंगे या 25 से ज़्यादा डालेंगे तो वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर बात करें की कंस्टेंट और डोमेन कंस्टेंट की, तो की कंस्टेंट ये इंश्योर करता है कि हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसमें प्राइमरी की हर रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है और फॉरेन की टेबल के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। और वहीं देखें डोमेन कंस्टेंट जो है, ये कंस्टेंट कॉलम के वैल्यूज़ को स्पेसिफिक रेंज या सेट के अंदर लिमिट करते हैं, इंश्योरिंग की वैल्यूज़ वैलिड और कंसिस्टेंट हो। इन कंस्टेंट को यूज़ डेटा की क्वालिटी, मतलब उस डेटा की क्वालिटी और डेटाबेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। अब हम आते हैं हमारे रिलेशनल अलजेब्रा।
अलजेब्रा का नाम सुन के कुछ लोग डर गए होंगे, लेकिन यहाँ अलजेब्रा से हमें डरना नहीं है। ये हम हमारे कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है, उसको हम लोग समझेंगे। तो रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेसेस पर ऑपरेट करता है। इसका यूज टेबल यानी रिलेशंस को मैनिपुलेट करने के लिए होता है ताकि डिज़ायर्ड डेटा रिट्रीव किया जा सके। यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन और उनके एग्जाम्पल को समझाएं। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेसेस पर ऑपरेट करता है। इसका यूज टेबल यानी रिलेशंस को मैनिपुलेट करने के लिए होता है ताकि डिज़ायर डेटा रिट्रीव किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है, उसको समझते हैं। पहला क्या, सिलेक्शन, जो सिग्मा से डिनोट होता है, उसको हम लोग सिग्मा ही बोलते हैं। ठीक है, बोलेंगे नहीं आप। ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेशन रोज को फिल्टर करता है जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये ऑपरेशन एक रिलेशन यानी टेबल पर अप्लाई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो क्वेरी लिखी है यहाँ पर, तो सिग्मा मेजर इक्वल टू सी स्टूडेंट। ठीक है, इस पर देखें तो ये क्वेरी जो है वो स्टूडेंट टेबल से उन रोज को सिलेक्ट करती है जहाँ मेजर का वैल्यू सी एस है। मतलब ये उन स्टूडेंट को लिस्ट देगा जो कंप्यूटर साइंस मेजर के हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें अगर इसका हम लोग लें, ये सिग्मा बेस मेजर और सी स्टूडेंट जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एक कॉलेज के डेटा बेसिस में हमको उन स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जो कंप्यूटर साइंस में इनरोल्ड हैं, तो हम इस सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन का एक नॉर्मल सा क्वेरी था जो हम लोग अगर डेटाबेस में लिखेंगे। तो अगर हम एक कॉलेज के डेटाबेस में अगर हमको सिर्फ सी स्टूडेंट के इनरोलमेंट देखने हैं तो हम इस क्वेरी को लिखेंगे तो हमारे पास सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब प्रोजेक्शन को देखेंगे। ठीक है, जो कि पाई से डिनोटेड है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करता है। ठीक है, जो प्रोजेक्शन होता है वो जो होता है स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करता है और डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो क्वेरी, यहाँ पर जो क्वेरी लिखी गई है पाई बेस नेम और एड्रेस। ठीक है, और स्टूडेंट लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यह क्वेरी स्टूडेंट टेबल से नेम और एड्रेस कॉलम को सिलेक्ट करता है और बस उन्हीं कॉलम्स को रिजल्ट में रखता है। रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है और हमें सिर्फ उनका नाम और एड्रेस चाहिए तो हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। देखिए, जो हमारा जो डेटा का मीन होता है, हम लोग पहले डेटा के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहले भी सीखे हुए थे, डेटा एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, डेटा जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम ही होता है कि देना। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं समझ लीजिए वो डेटा स्टोर हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग अगर पाई को देखें तो यहाँ प्रोजेक्शन का बात ये है कि ऑपरेशन के स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करता है और डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। वैसे ही अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है और हमें सिर्फ उनका नाम और एड्रेस चाहिए तो हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पाई बेस नेम और एड्रेस, सिर्फ हमें नेम और एड्रेस जानना है। ठीक है, अगर हम और कुछ जानना चाहते हैं जैसे पाई बेस रोल नंबर या फिर हम लोग लिख देते हैं कि सेक्शन ऑफ स्टूडेंट, तो हमें वो डेटा मिल जाता। ठीक है, ये प्रोजेक्शन का काम है। अब हम लोग सेट डिफरेंस देखते हैं। सेट डिफरेंस यहाँ क्या कर रहा है, सेट डिफरेंस ऑपरेशन उन टपल्स को रिट्रीव करता है जो एक रिलेशन में हैं लेकिन दूसरे रिलेशन में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ये जो क्वेरी लिखी हुई है यहाँ पर पाई एसएसएन ऑफ स्टूडेंट माइनस पाई एसएसएन ऑफ रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये क्वेरी स्टूडेंट टेबल से उन एसएसएन को रिटर्न करेगा। ठीक है, उन एसएसएन को रिटर्न करेगा जो रजिस्टर्ड टेबल में नहीं है। मतलब ये उन स्टूडेंट्स का एसएसएन देगा जो किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें। ठीक है, अगर हमें देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स ने किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हम सेट डिफरेंस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें अगर देखना है कि कौन से स्टूडेंट जो है उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो हम लोग सीधा लिख देंगे कि ये कोर्स लिखकर इस रजिस्ट्रेशन में हम लोग नहीं किए हैं। और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन पहली रिलेशन के हर रो को दूसरी रिलेशन के हर रो के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेरी यहाँ पर जो दिया है स्टूडेंट इनटू कोर्स। ठीक है, ये ऑपरेशन स्टूडेंट और कोर्स टेबल को कंबाइन करता है रिजल्टिंग इन अ न्यू रिलेशन जिसमें हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट और कोर्सेज होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अगर हमें देखना है कि हर स्टूडेंट के साथ हर कोर्सेज का कॉम्बिनेशन कैसे दिखेगा तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे।
अब लास्ट आता है हमारा रीनेम। ठीक है, सबका डिनोशन आप याद रखेंगे। रीनेम ऑपरेशन रिलेशन या उसके एट्रीब्यूट्स के नाम को चेंज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्वेरी देख रहे हैं, रो, इसको बोलते हैं रो ऑफ एस ABCD ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये क्वेरी स्टूडेंट टेबल के का नाम यानी एस में चेंज करता है और एट्रीब्यूट्स को ABCD के नाम से रीनेम करता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें, अगर हमें एक टेबल का नाम और कॉलम्स को ज़्यादा रिलेवेंट और यूज़र फ्रेंडली नाम देना चाहते हैं तो रीनेम ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। सपोज दैट किसी का नाम है रॉबिन, ठीक है, उसको अगर हम लोग यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो उसको हम लोग रीनेम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं रिलेशन के। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट दिया है, SSN, नेम, एड्रेस और मेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये टेबल दिया गया है, इसके कोर्सेज टेबल दिए गए हैं। ठीक है, और रजिस्टर्ड टेबल भी दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग इसको रिलेशन अलजेब्रा क्वेरीज में देखेंगे तो पहला क्या है कि फाइंड द नेम ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन कोर्स CS320। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्वेरी लिखेंगे पाई ऑफ नेम, क्योंकि हमें फाइंड करना है। तो अगर ये क्वेरी रजिस्टर्ड और स्टूडेंट टेबल को ज्वाइन करती है, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो आप बीच में इसका जो ये देख रहे हैं सिंबल, ये हम लोग अभी आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेरी जो है वो स्टूडेंट टेबल्स को ज्वाइन करती है यानी कोड CS300 और कंडीशन अप्लाई करती है। फिर नेम कॉलम को प्रोजेक्ट करता है जो स्टूडेंट्स के नेम को रिट्रीव करता है जो CS320 कोर्स में इनरोल्ड है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, फाइंड विच सब्जेक्ट राम इज टेकिंग। ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे पाई बेस्ड टाइटल कि किस में हमारा स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड है, किस सब्जेक्ट में रजिस्टर्ड है। वैसे हु टीचर्स पाई का यूज़ करेंगे, वैसे हु टीचर्स बोथ उसमें भी पाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग सिग्मा करके डिनोट करके अच्छे से यूज़ करेंगे। पहले हम लोग ये जो आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सब एक बार देख के आते हैं कि ये सब का मतलब क्या होता है। देखिए, आप अभी अभी सीखेंगे एडिशनल ऑपरेशन। ये एडिशनल ऑपरेशन पहले देखते हैं। ठीक है, एडिशनल ऑपरेशन क्या होता है। तो एडिशनल ऑपरेशन में हम लोग का पहला है कि सेट इंटरसेक्शन। ठीक है, सेट इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट इंटरसेक्शन। अब आप आई होप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो आप वहाँ से बार बार देखिए कंफ्यूज हो रहते हैं। तो रिट्रीव टपल्स दैट आर कॉमन टू बोथ रिलेशन। ठीक है, जो कि दोनों रिलेशन में कॉमन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर्ड और ग्रेजुएटेड, ये दोनों आपस में कॉमन है। ये क्वेरी उन स्टूडेंट को फाइंड करती है जो रजिस्टर्ड भी हैं और ग्रेजुएटेड भी हैं। अब हम लोग नेचुरल जॉइंट को लेते हैं। ठीक है, ये जो जॉइंट है हमारा वो नेचुरल जॉइंट कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट जो है वो जॉइन है रजिस्टर से। ठीक है, स्टूडेंट और रजिस्टर्ड टेबल्स को कॉमन एट्रीब्यूट यानी SSN के बेसिस पर ज्वाइन करता है। और ये जो हमारा डिवीजन है, फाइंड टपल्स इन वन रिलेशन दैट आर रिलेटेड टू ऑल टपल्स इन अदर रिलेशन। यहाँ पर जैसे R ऑफ A एंड B डिवाइड बाय S ऑफ B। ये क्वेरी उन वैल्यूज़ ऑफ A को रिटर्न करती है जो हर B वैल्यू के साथ एग्जिस्ट करती है इन रिलेशन R। और यहाँ असाइनमेंट, स्टोर द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी इनटू अ टेम्पररी रिलेशन। जैसे यहाँ पर लिखा है T जो है वो इन सब का वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, ये क्वेरी उन स्टूडेंट को स्टोर करती है जो CS मेजर के हैं और रिजल्ट को टेम्पररी रिलेशन T में सेव करती है। तो ये सारे हमारे रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशन डेटा को एफिशिएंटली रिट्रीव और मैनिपुलेट करने में मदद करते हैं और रिलेशनल डेटाबेसेस के फंडामेंटल्स को समझने में इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनल कैलकुलस की। ठीक है, अब कैलकुलस का नाम भी सुन के कुछ लोग डर गए होंगे कि अलजेब्रा और कैलकुलस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ही ईजी वे में हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेरीज लिखनी होती है और ऑन द स्क्रीन हम लोग को सारे रिजल्ट दिख जाते हैं। ठीक है, तो हमको कैलकुलस और अलजेब्रा के नाम से घबराने नहीं है। बस कुछ की टर्म जैसे हम लोग ऊपर देख रहे हैं, पाई है, सिग्मा है, ठीक है, और डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी था। तो ये सब चीज़ें हमें सिर्फ क्वेरीज लिखनी होती है और हमको उससे रिलेटेड डेटा बहुत आसानी से मिल जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यही खास बात है कि हम लोग चीज़ें जो है बहुत ईजिली गेटअप कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ही क्वेरीज लिखते ही हमको सारे रिजल्ट दिख जाते हैं। ठीक है, जैसे हमको सिर्फ हमें क्वेरीज में, जैसे डेटाबेस कहीं स्टोर है कॉलेजेस में और हमको सिर्फ नेम देखना है तो हम लोग सीधा क्वेरीज लिख देते हैं पाई। ठीक है,
और सिर्फ हमें अगर पूरा स्टूडेंट जितने इनरोल्ड है जिस कोर्स में हम लोग सीधा क्वेरीज सिग्मा से लिख देंगे, तो जितनी स्मॉल क्वेरीज लिखेंगे उतना हमको अच्छे क्वालिटी में हमको रिजल्ट मिलता है। तो दैट्स इज द स्पेशलिटी ऑफ DBMS। ठीक है, अब हम लोग रिलेशनल कैलकुलस की बात करेंगे। रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो स्पेसिफाई करता है कि डेटा को रिट्रीव करना है, लेकिन ये नहीं बताता कि डेटा को कैसे रिट्रीव करना है। इसका मेन फोकस डेटा को डिस्क्राइब करने पर होता है। दो मेन टाइप्स हैं। पहला है टपल रिलेशनल कैलकुलस यानी जिसको हम TRC बोलते हैं, और दूसरा जो है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जिसको हम DRC बोलते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला डिक्लेरेटिव नेचर है। रिलेशनल कैलकुलस में हमें जो है रिलेशनल कैलकुलस में हम बताते हैं कि हमें क्या डेटा चाहिए, लेकिन कैसे रिट्रीव करना है ये नहीं बताते हैं। ये डेटा रिट्रीवल का हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होता है। रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें कि अगर आप अपनी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में ये कहना चाहते हैं कि मुझे उन बुक्स की लिस्ट चाहिए जो साइंस फिक्शन में हो, ठीक है, तो आप स्पेसिफाई करेंगे कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, ना कि कैसे रिट्रीव करना है। ठीक है, तो और नॉन प्रोसीजरल में क्या होगा कि रिलेशनल कैलकुलस क्वेरी के स्टेप्स नहीं बताते, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन और कंडीशंस को डिफाइन करता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप उनका नाम चाहिए जो A ग्रेड के साथ हैं, तो आप सिंपली स्पेसिफाई करेंगे कि रिजल्ट में वो स्टूडेंट होने चाहिए जो A ग्रेड के साथ हैं। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे लॉजिकल फार्मूलाज की। क्वेरीज लॉजिकल फार्मूलाज के ज़रिए एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स और प्रेडिकेट्स इन्वॉल्व करते हैं। रिजल्ट एक सेट ऑफ टबल्स या वैल्यूज़ होता है जो फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, आप एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें से स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए जिनकी सैलरी मोर देन $50,000 से ज़्यादा हो, और आप फार्मूला स्पेसिफाई करते हैं जो इस कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और यहाँ कुछ टपल एंड डोमेन वेरिएबल्स हैं। तो टपल वेरिएबल्स क्या होता है कि ये पूरी टपल को वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी TRC में यूज़ होते हैं ये। और डोमेन वेरिएबल्स क्या करते हैं कि ये इंडिविजुअल एट्रीब्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ये DRC में यूज़ होते हैं। और फिर हम लोग आते हैं, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो टपल वेरिएबल ऐसे होते हैं जैसे एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड को जो पूरी एम्प्लॉय डिटेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और डोमेन वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जैसे एम्प्लॉय का नाम या सैलरी। ठीक है, और फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। एक्सप्लेनेशन लॉजिकल कनेक्टिव जैसे एंड हो गया हमारा, ठीक है, ये एंड हो गया, और हो गया, और ये निगेशन यानी नॉट का साइन हो गया। ठीक है, कंडीशन कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टूडेंट की लिस्ट मिले जो या तो CS मेजर हैं या तो 21 साल के हैं, तो आप लॉजिकल कनेक्टिव का यूज़ करेंगे या एंड लगा देंगे कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तभी हमारे पास ट्रू आएगा, और लगाएंगे दोनों में से कोई एक भी सही तभी हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है, निगेशन मतलब तो कुछ नहीं। और फिर हम लोग क्वान्टिफायर देखते हैं। तो क्वान्टिफायर जैसे एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट, फॉर ऑल, ठीक है, करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि टपल्स या वैल्यूज़ क्राइटेरिया को मीट करती है या नहीं। अगर आपको चेक करना है कि क्या कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप एग्जिस्ट क्वान्टिफायर का यूज़ करेंगे, इफ़ देयर इज़ एनी वन एग्जिस्ट टू द कोर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे TRC की। ठीक है, टपल रिलेशन कैलकुलस की। टपल रिलेशन कैलकुलस में वेरिएबल्स पूरी टपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेरीज लॉजिकल फार्मूलाज के फॉर्म में एक्सप्रेस होती हैं। ठीक है, जहां वेरिएबल्स टपल्स होते हैं और फार्मूलाज डिफाइन करता है कि टपल्स को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म देखेंगे तो जनरल फॉर्म हमारे पास ये रहेगा। यहाँ पर जो T देख रहे हैं आप, ये जनरल फॉर्म है, आप याद रखेंगे TRC का, इसको भूलेंगे नहीं। यहाँ पर जो T है एक टपल वेरिएबल है, और जो P ऑफ T है एक प्रेडिकेट है जो T के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, जो P ऑफ T है एक प्रेडिकेट है जो ये असाइन करता है कि जो T के लिए ट्रू होना चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे फाइंड द नेम्स ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्सेज CS 320। यहाँ पर क्वेरी हमें दी गई है एस डॉट नेम, यहाँ जो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि ये एग्जिस्ट का साइन है, ये R ऑफ रजिस्टर्ड, और ये हमारा एंड का साइन है। ठीक है, SSN, और ये हमारा एंड का साइन है।
ठीक है, ये एंड का साइन है कि और का साइन है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा एंड का साइन है, ठीक है। क्वेरी लिखी गई, इसको पहले समझते हैं। तो ये क्वेरी उन स्टूडेंट्स के नाम को रिट्रीव करती है जिनमें एक रजिस्ट्रेशन टपल है, जहां एसएसएन, ठीक है, एसएसएन मैच करता है और कोर्स कोड CS3220 है, ठीक है। तो ये जो क्वेरीज है इसमें उन स्टूडेंट के नेम्स रिट्रीव करते हैं, मतलब रिट्रीव यानी जिसको लेते हैं, ठीक है, जिनमें एक रजिस्ट्रेशन टपल है जहां एसएसएन मैच करता है और उसके कोर्स कोड। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो जैसे बात करें तो लाइब्रेरी सिस्टम में आपको उन मेंबर्स के नेम चाहिए जो स्पेसिफिक बुक जैसे कि हैरी पॉटर के लिए रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल और अच्छे से समझते हैं। फाइंड द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इनरोल्ड इन एनी कोर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये क्वेरीज लिखी हुई हैं ऐसे हुए, ठीक है। ये क्वेरीज जो लिखी हुई है इसका मतलब है उन स्टूडेंट्स के नेम्स को रिट्रीव करती है जो किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आपके स्कूल डेटाबेस में आपको उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जो किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में नहीं है, तो हम लोग ये क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं तीसरा, फाइंड द एसएसएन ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन ऑल कोर्स। उसके लिए हमारे पास ये क्वेरी है, ठीक है। अगर ये क्वेरी हम लोग लिख देते हैं, सपोज दैट ये क्वेरी उन स्टूडेंट्स के एसएसएन को फाइंड करती है जो हर कोर्स लिस्टेड इन द कोर्स रिलेशन में रजिस्टर्ड है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर एक एम्प्लॉयज़ को सभी डिपार्टमेंट्स के ट्रेनिंग्स कंप्लीट करना है तो आप उन एम्प्लॉयज़ के आईडीज़ निकाल सकते हैं जो सभी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग डीआरसी की बात करेंगे, यानी डोमेन रिलेशन कैलकुलस। जो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में वेरिएबल्स इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेरीज लॉजिकल फार्मूलाज के जरिए एक्सप्रेस होती हैं जो डोमेन वैल्यूज़ को डिफाइन करती हैं, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म है हमेशा ये रहेगा, आप इसको भूलेंगे नहीं। यहाँ जो वी है वो एक डोमेन वेरिएबल है और पी ऑफ वी जो है वो एक प्रेडिकेट है जो वी के लिए ट्रू होना चाहिए। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, पहले हम लोग देखेंगे फाइंड द नेम ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स CS3220। तो हमारे पास ये क्वेरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। ये जो क्वेरीज लिखी हुई हैं इसका मतलब ये है, ये क्वेरी उन नेम्स को रिट्रीव करती है जहां एक स्टूडेंट का एसएसएन मैच करता है और कोरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्रेशन कोर्स यानी CS320 के लिए है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर आपको एक ऑनलाइन स्टोर में उन कस्टमर्स के नेम चाहिए जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट एग्जांपल लैपटॉप के लिए रजिस्टर्ड है, तो हम लोग ये क्वेरी लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, फाइंड एसएसएन ऑफ स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन एटलीस्ट वन कोर्स, ठीक है। एसएसएन की बात करें तो ये जो क्वेरी अगर हमको जाननी होगी तो ये क्वेरी उन स्टूडेंट्स के एसएसएन को फाइंड करती है जिनके पास रजिस्टर रिलेशन में कम से कम एक एंट्री हो। एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपको देखना है कि कितने कस्टमर के पास किसी भी सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड है तो ये क्वेरीज उनके आईडीज़ को रिट्रीव करेगी। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, जो तीसरी क्वेरी लिखी हुई है हमारे पास, ये क्वेरीज जो है, ठीक है, ये क्वेरी उन कोर्सेज कोड को फाइंड करती है जहाँ लेक्चरर हेक्टर है, ठीक है। अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में उन कोर्सेज को कोर्स चाहिए जो एक स्पेसिफिक प्रोफेसर जैसे कि डॉक्टर स्मिथ पढ़ाते हैं, तो आप ये क्वेरीज लिखेंगे। अब हम लोग आ गए हमारे मेन पार्ट में, एसक्यूएल इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहला हम लोग पार्ट सारे देख लिए हैं, ठीक है। ये सारे ऊपर के पार्ट जो ऊपर के टॉपिक्स हैं हम लोग के, टीआरसी, रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, ये टॉपिक्स हम लोग एकदम अच्छे से समझे हुए हैं, ठीक है। इसमें हर एक टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर किए कि फॉरेन की होता है, प्राइमरी की क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रिटी, इंटिटी से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे इस चैप्टर के एक दूसरे पड़ाव पे जिसको हम लोग एसक्यूएल कहते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेरीज लिखना स्टार्ट करेंगे एक रियल लाइफ चार्ट में, ठीक है, और उसका हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखेंगे। तो एसक्यूएल की बात करेंगे तो एक एसक्यूएल की हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। तो एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल डेटाबेसेस से डेटा को क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट यानी क्रूड, ठीक है, क्रिएट हो गया, रीड हो गया, ठीक है, अपडेट यानी यू हो गया, ठीक है, और
डिलीट, ठीक है, क्रूड फॉर्म आप यहाँ कभी भूलेंगे नहीं, करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल डेटाबेसेस, ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेसेस को ऑर्गेनाइज करता है और उनमें स्टोर डेटा को एफिशिएंटली एक्सेस करने का तरीका देता है, ठीक है। एसक्यूएल की जो डिस्कवरी है, वो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट 1970s में डेवलप किया गया था आईबीएम के डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड एफ बॉयस के द्वारा, ठीक है। आप फिर से नाम सुनिए, एसक्यूएल का डिस्कवर 1970s में डेवलप किया गया था और आईबीएम के डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड एफ बॉयस के द्वारा, जिन्होंने सीक्वल स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज बनाया था, जो आगे चलकर एसक्यूएल बना। इसका मेन मकसद डेटा को रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में मैनेज करना था, जो कि डॉक्टर एडर एफ कॉर के रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड था, ठीक है। एसक्यूएल की कुछ मेजर कैटेगरीज थी, ठीक है, जैसे डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम लोग क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप, ठीक है, ट्रंकेट देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके समझते हुए चलते हैं। और डीटीएल क्या करता है कि ये कमांड्स डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि क्रिएट की बात करें तो जैसे हम लोग अभी इसके पहले जब इंस्टॉलेशन कर रहे थे ओरेकल का, तो हम लोग उसमें पहले क्रिएट ही लिखे थे, ठीक है, नया डेटाबेस या टेबल बनाता है ये। और एल्टर क्या करता है, टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करता है। वैसे ड्रॉप क्या करता है, टेबल या डेटाबेस को डिलीट करता है। और ट्रंकेट क्या करता है कि टेबल के डेटा को डिलीट करता है, लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। अब वैसे ही डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये कमांड्स डेटाबेस में स्टोर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। सिलेक्ट मतलब डेटा को क्वेरी और रिट्रीव करता है, और इंसर्ट क्या करता है, टेबल में नया डेटा इंसर्ट करता है। और अपडेट क्या करेगा, एक्सिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करता है। और डिलीट क्या करेगा, डेटा को टेबल से रिमूव करेगा, ठीक है। तो ओरेकल में अगर हम लोग पहला एसक्यूएल प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखे थे पहले ही, ठीक है, हम लोग यहाँ पर जाएंगे और एसक्यूएल प्लस को खोल देंगे, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल लिख दिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डाल दिया हम लोग, उसका रोल नंबर, नेम, आईडी। और जैसे हम लोग डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट किया, वैसे जैसे टेस्ट स्टूडेंट डाले, तुरंत हम लोग के पास डेटा का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल एसक्यूएल का, ठीक है। एसक्यूएल का एक सिंपल सा एग्जांपल था जो कि हम लोग ओरेकल में देखें। तो इस तरह से आप एसक्यूएल क्वेरीज लिखकर अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन। एक बार और देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्डाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये डेटा के साथ इंटरेक्ट करने के प्राइमरी टूल है जो रिलेशनल डेटाबेस यानी आरडीबीएमएस में डेटा को हैंडल करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ कैटेगरीज के बारे में हम लोग देख चुके हैं, डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल में क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, और डीएमएल में हम लोग सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक, पहला क्या कि ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। एसक्यूएल में आप बताते हैं कि आपको क्या डेटा चाहिए और कैसे चाहिए, ठीक है। और फिर हैंडल लार्ज डेटा एफिशिएंटली, एसक्यूएल लार्ज डेटाबेसेस को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है और कॉम्प्लेक्स क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता है। और तीसरा क्या, वर्सेटैलिटी, एसक्यूएल का यूज़ अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर के साथ किया जा सकता है। इसके एडवांटेज ये हैं कि सिंप्लिसिटी, एसक्यूएल कमांड सीखने और यूज़ करने में आसान है बिगनर्स के लिए भी। रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे बात करें, जैसे आपको एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है, आप इजीली लिख सकते हैं कि मिल्क, एग, ब्रेड। वैसे ही एसक्यूएल में सिंपल क्वेरीज लिखना आसान। और एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, एसक्यूएल बड़े डेटाबेसेस और कॉम्प्लेक्स क्वेरी को क्विकली हैंडल कर सकता है। एग्जांपल की तरह बात करें तो जैसे एक बिग डिपार्टमेंटल स्टोर में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एसक्यूएल इन सबको एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, ठीक है। और फिर मल्टीपल डेटाबेस सपोर्ट, एसक्यूएल मोस्ट रिलेशनल डेटाबेसेस सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। अपना अलग अलग शॉप्स के लिए सिमिलर एसक्यूएल क्वेरीज यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो माई एसक्यूएल हो या ओरेकल। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला क्या, कॉम्प्लेक्सिटी इन एडवांस्ड क्वेरीज, सिंपल क्वेरीज तो आसान है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जैसे मल्टीपल जॉइंस या सब क्वेरीज अभी आगे पढ़ेंगे बनाने में मुश्किल होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल को अगर हम लोग रिलेट करें, जैसे आपको एक शॉपिंग कार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स डिस्काउंट कैलकुलेट करने हैं,
तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज थोड़ी ट्रिकी होती है, ठीक है। और फिर क्या लिमिटेड कंट्रोल की बात करें तो एसक्यूएल एब्स्ट्रैक्ट करता है डेटा रिट्रीवल और मैनिपुलेशन का प्रोसेस, गिविंग लिमिटेड कंट्रोल ओवर क्वेरी एग्जीक्यूशन, ठीक है। लिमिटेड कंट्रोल रहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको एक स्पेसिफिक रेसिपी फॉलो करना होता है बिना देख के कि शेफ़ क्या एग्जैक्टली कर रहा है, तो वह मतलब कि बिना देखे हम लोग को उसकी रेसिपी फॉलो करनी है और ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि शेफ़ क्या कर रहा है, तो वैसे ही हमारा होता है कि लिमिटेड कंट्रोल, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसके डिसएडवांटेज भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके डेटा टाइप्स। एसक्यूएल के भी डेटा टाइप्स होते हैं। हालांकि हम लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे सी हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, ठीक है, पहले उसको पढ़ने से पहले हम लोग उसके डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। वैसे ही एसक्यूएल भी एक तरह का लैंग्वेज है, उसको पढ़ने से हम लोग उसको डेटा टाइप्स, उसके डेटा टाइप्स और लिटरल्स को पढ़ेंगे। तो एसक्यूएल की कुछ डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें से पहला क्या है, हम लोग का कैन है, कैर 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 जिसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे। इसका मतलब होता है फिक्स्ड लेंथ और करेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे एक टेलीफोन नंबर फील्ड में हमेशा 10 डिजिट रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे कैर एन यूज़ होता है, ठीक है। और वेर कैर एन क्या होता है, वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे आपको एक एड्रेस फील्ड में वेरिएबल लेंथ के एड्रेस स्टोर करना है, वैसे वेर कैर एन यूज़ होता है, ठीक है। और फिर इंट की बात करें तो रोल नंबर्स, जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर, वैसे INT यूज़ होता है। स्मॉल इंट, स्मॉलर रेंज ऑफ इंटीजर, ठीक है, वैसे न्यूमेरिक, रियल और डबल प्रिसीजन, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये फ्लोट, डेट, टाइम, ठीक है। वैसे एसक्यूएल के कुछ लिटरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे करेक्टर स्ट्रिंग लिटरल्स। ये एसक्यूएल लिटरल्स कांस्टेंट वैल्यूज़ होते हैं जो कि एसक्यूएल क्वेरीज में यूज़ होते हैं कंपैरिजन के लिए, इंसर्शन के लिए और मैनिपुलेशन के लिए। ये कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं बिट स्ट्रिंग, एग्जैक्ट नंबर और अप्रॉक्सीमेट। कैरेक्टर स्ट्रिंग फिक्स्ड कैरेक्टर सीक्वेंस इंक्लूड्स इन सिंगल कोड, जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल की बात, जैसे आपको एक ग्रीटिंग कार्ड में लिखते हैं, वैसे एसक्यूएल में कैरेक्टर लिटरल यूज़ होते हैं। और बिट स्ट्रिंग क्या बात करें, रिप्रेजेंटेड बाइनरी डेटा प्रीफिक्सेस विथ वी, जैसे बी और 10101, जैसे बाइनरी कोड्स इन कंप्यूटर सिस्टम, वैसे बिट स्ट्रिंग लिटरल यूज़ होते हैं। एग्जैक्ट न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स, जैसे 42, 123.5, जैसे 22/7 को 3.14 कहते हैं, वैसे एग्जैक्ट न्यूमेरिक होता है। अप्रॉक्सीमेट मतलब कि मोटा मोटी चलता है भाई, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हमारे। तो इस तरह से एसक्यूएल आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने, मैनेज करने और मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है, और ये रियल लाइफ सिनेरियोस में डेटा मैनेजमेंट और रिट्रीवल के लिए यूज़ होता है। तो एसक्यूएल के कुछ कमांड्स भी हैं, ठीक है, DDL और DML, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड का यूज़ करते हुए डेटा बेस के ऑपरेशन को आसान और ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किया जा सकता है। चलिए एसक्यूएल कमांड्स को हम लोग देखते हैं। पहला क्या हमारा DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट होगा। और DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होगा, ठीक है। कुछ कॉमन कमांड्स हैं जैसे इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जैसे हम लोग वहाँ पर देखें क्रिएट वगैरह, तो मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं। तो डेटा इंसर्ट करना है, अगर आपको एक नया स्टूडेंट रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिसका स्टूडेंट ID 3 है, नेम अमित है और एज 22 है, तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आप एक नई स्टूडेंट के डिटेल्स को डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं जो अभी एडमिशन लेने आए हैं, तो आप ये क्वेरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग अपडेट कमांड, इसका पर्पस क्या है कि टेबल में एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। इसका सिंटेक्स हमारा कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ये हमारा उसका सिंटेक्स है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, अगर आपको स्टूडेंट ID यानी 2 वाले स्टूडेंट्स के का एज अपडेट करना है और एज को 23 सेट करना है, तो कमांड ये होगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर आपको एक स्टूडेंट की एज अपडेट करनी है क्योंकि उसको अपने बर्थ डेट कंफर्म की है और एज चेंज हो गई है, ठीक है, तो हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे। वैसे डिलीट में भी अगर आप बात करें, अगर आपको स्टूडेंट ID 1 वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो कमांड हमारे पास ये होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ये। अगर आप एक स्टूडेंट कोर्स ड्रॉप कर देते हैं और आप उसका रिकॉर्ड डेटाबेस से रिमूव करना चाहते हैं, तो ये कमांड यूज़ करेंगे। वैसे हम लोग का सिलेक्ट क्या होगा, सपोज़ कीजिए अगर आपको स्टूडेंट टेबल के सारे स्टूडेंट्स के नेम और एज को देखना है, तो ये कमांड होगा, ठीक है।
ये कमांड्स आप याद रखेंगे, और याद कैसे होंगे कि हम लोग जब इसको हमारे SQL प्लस वाले उस पर लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और फिर अल्टर टेबल का क्या है, एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए जैसे नए कॉलम्स ऐड करना, तो हम लोग उसमें ये यूज़ करेंगे, ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट टेबल में एक नया कॉलम ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो कमांड हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब ये कमांड जो है आपको SQL में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। SQL कमांड्स के थ्रू आप अपने डेटाबेस को एफिशिएंटली मैनेज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एक तो ER डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ER डायग्राम को देखेंगे। ये ER डायग्राम जो है एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है जो बैंक के सिस्टम को मॉडल कर रहा है। चलिए इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो जैसा कि हमने बताया कि ये डायग्राम एक ER डायग्राम है जो बैंक सिस्टम को मॉडल कर रहा है। चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। यहाँ ब्रांच एंटिटी, ठीक है। इसमें ब्रांच के बारे में डिटेल्स है, जैसे ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी और एसेट्स। ये ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बैंक के डिफरेंट लोकेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ लोन ब्रांच देख रहे हैं आप, लोन पेमेंट देख रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स पेमेंट, ये सब ब्रांच एंटिटी। और कस्टमर एंटिटी भी शो कर रहा है, कस्टमर सिटी, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर नेम, कस्टमर ID, ठीक है। ये कस्टमर और ब्रांच के बीच और कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन कस्टमर को इंटरेक्शन लोन और अकाउंट के थ्रू नहीं है। और लोन एंटिटी भी दिखा रहा है बार बार, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो लोन एंटिटी देखे थे अभी हम लोग, लोन ब्रांच, ठीक है। लोन एंटिटी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हैंडल करती है, जैसे लोन नंबर, अमाउंट, ठीक है। और पेमेंट एंटिटी, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग पेमेंट एंटिटी दिख रहे हैं वो पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट, पेमेंट अमाउंट दिख रहा है। लोन और पेमेंट के बीच रिलेशनशिप भी दिखा रहा है, ये रिलेशनशिप का काम करता है। ER मॉडल एक बार आप जाके फर्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा ये डायग्राम, ठीक है। और ईजे जो यहाँ देख रहे हैं आप, ईजे कहीं पर है, ये ISA, ठीक है। इज ए रिलेशनशिप अकाउंट्स के टाइप्स के रिप्रेजेंट करता है, जो इनहेरिटेंस को दिखाता है कि अकाउंट एंटिटी के दो स्पेसिफिक सब टाइप्स हैं, सेविंग अकाउंट्स और चेकिंग अकाउंट। तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये एक बैंक सिस्टम के मल्टीपल एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन करता है। इसमें कस्टमर, एम्प्लॉयज़, लोन्स, पेमेंट्स और अकाउंट्स को इंटरेक्शन प्रॉपरली मॉडल किया गया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही चीज़ डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि SQL इंट्रोडक्शन क्या होता है, SQL के कुछ कमांड्स भी डिस्कस किए हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन डिटेल आने वाले चैप्टर्स में नहीं, आने वाले पार्ट में। और ये वीडियोस इसलिए लेंदी हो जा रहे हैं क्योंकि इसमें पॉइंट ज़्यादा है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 काफ़ी लंबे थे, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोग बोर ना हो वीडियो देख के, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द iTech वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द iTech वर्ल्ड।